Goal, nation's leading institute. Hello students, this is Chandan Kumar, Physics Faculty, Goal Institute. In this video, we are going to discuss solution of a spot test series, test number 13. तो चलिए फिजिक्स सेक्शन आया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. पहला सवाल देखते हैं हम लोग. अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज अ मेजर ऑफ एवरेज. क्या इसमें से हमें बताना है क्या, है ना. According to kinetic theory of gases, the temperature of a gas is measure of kinetic energy of its molecule. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चे हाफ kT पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना. क्लियर है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है. अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ इक्वेशन x इक्वल टू, एक इक्वेशन दे रखा है हमें, x इक्वल टू 12 प्लस 27t माइनस टी क्यू. ठीक है. वेयर x इज इन मीटर, t इन सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो. रिटार्डेशन बताना है हमें, है ना. जब वेलोसिटी क्या हो गया है, जीरो हो गया है, तो हमारे पास फंक्शन है पोजीशन का. अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूंगा, इसको dx अपॉन dt करूंगा. तो 12 कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, 27 है और इधर हो जाएगा माइनस 3t स्क्वायर. तो सबसे पहले सवाल में क्या बोल रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो हो रहा है ना, तो वेलोसिटी को हम लोग जीरो कर देते हैं. तो 3t स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू जीरो, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, टी इक्वल टू हो जाएगा 3 सेकेंड. क्या हो जाएगा बच्चे, 3 सेकेंड. क्लियर है. तो 3 सेकेंड आ गया. अब हमसे रिटार्डेशन पूछ रहा है, तो रिटार्डेशन का पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा. तो एक्सेलरेशन हो जाता है dv अपॉन dt, मतलब पोजीशन वाले को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एक बार हमने डिफरेंशिएट कर लिया है, फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट करें, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 का हो जाएगा 0. ठीक है. अब माइनस 3t स्क्वायर हो जाएगा बच्चे माइनस 6 इंटू टी, है ना. अब एक्सेलरेशन का फंक्शन मुझे मिल चुका है, माइनस 6 इंटू टी आया है. अब हमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है उस टाइम पे जब वेलोसिटी जीरो था. तो वेलोसिटी जीरो कब था, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे. तो माइनस 6 इंटू 3 क्या आ जाएगा, माइनस 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. तो रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन बोल ही रखा है तो माइनस साइन रिटार्डेशन बता रहा है. तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा. अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3. When two displacement represents by 1 equal to 3 sin omega t and by 2 equal to 4 cos omega t. by 1 क्या है, 3 sin omega t, by 2 क्या है बच्चे, 4 cos omega t. तो by 2 को हम लोग और लिख सकते हैं 4 sin omega t प्लस पाई बाई 2, है ना. क्या लिख सकते हैं, 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है. क्लियर है. हमसे पूछ रहा है आर सुपर इम्पोज्ड द मोशन इज. अगर ये दोनों SHM सुपर इम्पोज कर रहा है तो जो सुपर इम्पोज करने के बाद जो नया SHM मिलेगा हमें, है ना, वो क्या मिलेगा. तो देखिए हम लोग जानते हैं सुपर पोजिशन होगा, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई 1 प्लस बाई 2, है ना. तो बाई 1 कितना है, बाई 1 है 3 साइन ओमेगा टी और बाई 2 कितना है बच्चे, बाई 2 है 4 कॉस ओमेगा टी, है ना. हम लोगों ने देखा है सुपरपोजिशन के अंदर कि जो एम्पलीट्यूड है उसका वेक्टर सम हो जाता है. तो अगर एक इक्वेशन देखोगे तो इन दोनों के बीच में बाई 1 और बाई 2 के बीच में आपको फेज डिफरेंस दिख रहा होगा पाई बाई 2 का, है ना. तो
इस तरफ हो जाएगा मान लीजिए A1, तो इस तरफ हो जाएगा A2, और A1 और A2 के बीच में एंगल कितना है बच्चे 90 डिग्री। A1 कितना है 3, A2 कितना है 4, है ना, A2 कितना है 4। तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखेंगे तो रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर हो जाएगा, 90 डिग्री पे है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से हम लोग इसमें एंगल भी पता कर सकते हैं, तो tan phi लिखेंगे तो 4/3 हो जाएगा, तो 553 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो नया SHM बनने वाला है बाई, है ना, उसका इक्वेशन हो जाता है A sin ओमेगा टी प्लस थीटा और फाई, जो भी लिख लो, फाई लिख लेते हैं। ए कितना आया, नया एम्पलीट्यूड कितना आया 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, अगेन हमें साइन का फंक्शन मिल रहा है, हार्मोनिक फंक्शन है ना। तो जब दोनों सुपर इम्पोज करेगा तो SHM ही होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 5, तो सिंपल हार्मोनिक विद एम्पलीट्यूड 5। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट वेस्ट सवाल है। in inelastic collision kinetic energy is conserved. In inelastic collision kinetic energy is conserved. इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है? क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमें पता चल चुका है कि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना। दूसरा, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इसमें किसी तरह का कोई एनर्जी का बात नहीं कर रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर इज। ओमेगा दे रखा है, और ओमेगा कितना है बच्चे, ओमेगा है 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। और r कितना है, r है 6i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। v लिखेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा क्रॉस r, है ना। अगर क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, चलिए इधर i लिख लेंगे, j लिख लेंगे, k लिख लेंगे। पहले ओमेगा आएगा तो ओमेगा का कोफिशिएंट है 4 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 5 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। i लिखेंगे तो i ए वाला और ए वाला गायब हो जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चे, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 4 प्लस j लिखेंगे तो आगे से लिखते हैं हम लोग, तो माइनस 2 4 एंड 4 एंड 6। अब प्लस के लिखेंगे तो के वापस स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, है ना। ये वाला मेथड आता होगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के लिए। तो माइनस 3 माइनस 5, चलिए अब ये हो जाएगा बच्चे i माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस और माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस j कैप अगेन माइनस 12 और माइनस 16 प्लस k कैप माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 22i कैप माइनस 28j कैप, इन दोनों को ऐड करेंगे तो, और माइनस
2k कैप। तो देख लीजिए कहाँ कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो -22i -28j और -2k ऑप्शन नंबर 2 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। In which of the following process heat is neither absorbed nor released by the system? मतलब डेल्टा Q इक्वल टू 0 कौन सा प्रोसेस होता है बच्चे? एडिएबेटिक प्रोसेस, है ना? कौन सा प्रोसेस? एडिएबेटिक प्रोसेस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो 6 का 4। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, consider earth to be a sphere of mass m and radius r, the acceleration due to gravity at depth below d on the earth surface। रिलेशन पता होना चाहिए। g अगर अंदर की तरफ लिख लेते हैं तो हो जाता है g0 1 माइनस डी बाई आर, रिलेशन है ना? g0 1 माइनस डी बाई आर। तो ये पहला ही ऑप्शन है बच्चे डेप्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, है ना? अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ S is the stress and by is the Young's modulus of material of a wire, the energy stored in the wire per unit volume, है ना? तो energy stored per unit volume, energy stored per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चे? ये होता है हाफ इंटू स्ट्रेस और इंटू स्ट्रेन। क्लियर है? क्या हो जाता है? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है बच्चों। और हम लोग और जानते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होता है बाई, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से आप स्ट्रेन को लिख सकते हैं, स्ट्रेन को स्ट्रेस अपॉन बाई, है ना? यहाँ से लिख सकते हैं स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन बाई। तो यहाँ से हाफ स्ट्रेस, स्ट्रेन को लिख दिया स्ट्रेस अपॉन बाई यंग्स मॉडुलस। अब इसमें सवाल में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? स्ट्रेस दे रखा है S, तो S इंटू एस अपॉन बाई। तो क्या आ गया? S स्क्वायर अपॉन 2 बाई। क्या हो गया? S स्क्वायर अपॉन 2 बाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। For a stretched string of length L fixed at both ends, the frequency of the fundamental mode of vibration is V। क्या बोल रखा है कि कोई स्ट्रिंग है जो कि स्ट्रेच्ड है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पे फिक्स है ना? तो जब वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा तो एक लूप बनेगा, है ना? और एक लूप बनेगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना किसके बराबर हो जाएगा? λ/2 के बराबर हो जाएगा, है ना? और ये लेंथ L है, तो λ/2 इक्वल टू हो जाएगा L, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2L। लैम्डा को लिख सकते हैं V अपॉन F इक्वल टू 2L, F इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन 2L। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में हमसे बात कर रहा था, तो सही ऑप्शन आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नीदर यूनिट नॉर डायमेंशंस, है ना? यहाँ पे आप एनर्जी का तो डायमेंशन होता ही है mL/T-2, है ना? एंगल का डायमेंशन तो नहीं होता है लेकिन यूनिट होता है रेडियन। ठीक है? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है v2 माइनस v1, है ना? तो इसका भी डायमेंशन होगा मीटर पर सेकेंड, यूनिट होता है तो डायमेंशन भी होगा। रिलेटिव डेंसिटी, ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना? तो यहाँ पे जो यूनिट है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा रिलेटिव
डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम 16 न्यूटन सेकेंड विल बी। बहुत आसान सवाल है बच्चे। मोमेंटम दे रखा है P 16 न्यूटन सेकेंड, है ना, और मास दे रखा है 2 kg, और हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन P और M के टर्म्स में क्या होता है, P²/2m। इतना आसान सवाल है। P कितना है 16 का स्क्वायर, और 2 × M कितना है 2 kg, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 64 जूल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। मैच द फॉलोइंग कॉलम फॉर द प्रोसेस विद आइडियल गैसेस। 2 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि डेल्टा U 0 होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब डेल्टा U जब 0 है तो डेल्टा Q डेल्टा W के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इधर देख लीजिए, डेल्टा U 0 कौन सा है, तो एक तो थर्ड मैच किया, और डेल्टा Q डेल्टा W एक तो दूसरा फोर्थ मैच किया, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चे डेल्टा Q 0 होता है, डेल्टा Q 0 होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। तो वर्क डन जब 0 होगा तो डेल्टा Q बराबर होगा डेल्टा U के, और सही ऑप्शन मैच करेगा इससे, ऑप्शन नंबर कॉलम में 1, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा U 0 होता है, और डेल्टा U 0 होगा तो डेल्टा Q बराबर होगा डेल्टा W के, मतलब इसमें भी 3 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा। तो पहला 3 4 होना चाहिए। तो 3 4 देख लीजिए इसमें किस किस में है, तो 3 4 थर्ड एंड फोर्थ में, ठीक है। दूसरा में 2 होना चाहिए, ठीक है। तीसरा में 1 होना चाहिए, ठीक है, और चौथा में 3 4 अगेन होना चाहिए। तो सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन बन रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। वैसे तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो लिख देता हूं। अगर आप मैक्सिमम हाइट लिखेंगे h तो हो जाता है U² sin² थीटा अपॉन 2g, और अगर रेंज आप लिखेंगे तो हो जाएगा 2U² sin थीटा, sin 2 थीटा को लिख देता हूं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g, है ना। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, h/r लिखूं, तो देखो इस तरफ क्या बचेगा, U² कट जाएगा, साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और 2 और 2 नीचे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टैन थीटा है वो हो रहा है 4h/r, और ये रिलेशन है, याद होना चाहिए था, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए, है ना। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4h/r, है ना। और सही ऑप्शन आप चूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको पता होना चाहिए r इंटू एम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, r इंटू एम क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और r जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास क्लोजर होता है हेवियर मास का।
तो m ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास उसके क्लोज होगा, m कम होगा तो सेंटर ऑफ मास दूर होगा। पढ़ा होगा ना आपने कि सेंटर ऑफ मास हमेशा लाई करता है क्लोजर टू द हेवियर मास, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इनडायरेक्ट रेशियो ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, इनवर्स रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, इनडायरेक्ट रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल, इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एन एयर कॉलम closed at one end and open at other resonate with a tuning fork when the smallest length of the column is 30 सेंटीमीटर। एक एयर कॉलम है ना, और रेजोनेट कर रहा है किसी ट्यूनिंग फॉर्क से, और उसका जो लेंथ है, मिनिमम लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर। मिनिमम लेंथ है मतलब फंडामेंटल मोड में रेजोनेट कर रहा होगा, है ना। तो L जो है वो रहा होगा बच्चे कितना, λ/4 के बराबर, और वही क्या है 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, 30 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेंस विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क। सेम ट्यूनिंग फॉर्क मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा। तो अगला रेजोनेंस जब होगा तो किस में, थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट करेगा, और जब थर्ड हार्मोनिक में रहेगा तो ये कितना हो जाएगा जी, 3λ/4। इसको L2 बोल लो, तो 3λ/4 कितना, फ्रीक्वेंसी तो चेंज हुआ नहीं है, वेवलेंथ चेंज हुआ नहीं है, तो हो गया 30, L2 हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड 2v इन अ सर्कल। ठीक है, 2v इन अ सर्कल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर हाफ रोटेशन? कितना से मूव कर रहा है, 2v से। हाफ रोटेशन है मतलब A से B तक में, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का तो यही डेफिनेशन होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब A से B जाएगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चे वो 2r के बराबर होगा, अगर रेडियस r मान ले इस सर्कुलर पाथ का, तो है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो 2r हो गया। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा, पार्टिकल इस पाथ से आया है और यहां से अगर यहां आया है पार्टिकल तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पाई इंटू आर। टोटल 2πr होता है, यहां से यहां तक आएगा तो कितना हो जाएगा, πr, है ना। और किस स्पीड से किया है, 2v से, तो ये हो गया टाइम, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r। अब इसको पुट कर लिया जाए एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर लिखें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r अपॉन πr अपॉन 2v, r कट गया, 4v अपॉन पाई बचा। क्या बचा, 4v अपॉन पाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, है ना। हाँ, इन स्ट्रीम लाइन फ्लो first every fluid particle follows the path of its preceding particle with same velocity। सही बात है, डेफिनेशन है स्ट्रीमलाइन फ्लो का, ठीक है। एडीज एंड रील्स आर फॉर्म्ड, गलत है। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, अभी जानते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो जो फ्लो है वो टर्बुलेंट बन जाएगा, है ना। तो पहला और तीसरा सही ऑप्शन बन रहा है, तो वो तो 1 और 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। इलेक्ट्रिक फील्ड of a system of charge does not depend on
पोजीशन ऑफ चार्ज फॉर्मिंग द सिस्टम डिपेंड करेगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज फॉर्मिंग द सिस्टम डिपेंड करेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज फॉर्मिंग सिस्टम डिपेंड करेगा। सही बात है, आर पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर, है ना। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज यूज्ड टू फाइंड आउट द फील्ड, मतलब टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। टेस्ट चार्ज को हम लोग लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, F अपॉन क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग लाते हैं, इस पे फोर्स निकालते हैं, फिर उसे चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, वो गैप हो जाता है रिलेशन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ा होगा, तो उसमें ये चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स का प्रॉपर्टी होता है, टेस्ट चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। इन अ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। तो थ्योरी के पार्ट का सवाल है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। द करंट इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन इज स्मॉल बट दैट इन द फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बायस्ड वोल्टेज। गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। द करंट इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन इज जनरली वेरी स्मॉल, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द फॉरवर्ड बायस्ड करंट इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द, गलत है। द रिवर्स बायस्ड करंट इज स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट ऑन द, गलत है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फोर्स। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो होता है E इंटू वी नॉट, है ना। तो वी नॉट अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन E। वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। और काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होगा, जब इंसिडेंट रेडिएशन का या इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना। और फोटोन का एनर्जी ज़्यादा कब होगा, जब फोटोन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो अगर इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, फोटोन के पास ज़्यादा एनर्जी होगा, तो फोटोन से इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो समझ गए होंगे, है ना, यहाँ से रिलेशन से समझ गए होंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी सब तो गलत है, इंटेंसिटी से कोई डिपेंडेंस नहीं है इसका, ये गलत है और ये गलत है। तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। A radiation of energy E falls normally on a perfectly reflecting surface. The momentum of transfer to the surface. तो फोटोन का अगर मोमेंटम हम लोग लिखें, है ना, तो मोमेंटम P किसके बराबर हो जाता है, E अपॉन C के बराबर। तो एनर्जी फॉल कर रहा है E, तो E अपॉन C क्या हो जाएगा, मोमेंटम, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में चेंज इन मोमेंटम जो है ना, वो 2p के बराबर हो जाएगा, डेट इज 2e अपॉन c के बराबर हो जाएगा, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम mv है और वो टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया सेम मोमेंटम से, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता था, 2mv होता था, है ना। बाई सेम लॉजिक यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो डबल हो जाएगा 2e अपॉन c। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों। हाँ, फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड सजेस्ट डेट। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सही आंसर आ जाएगा मास ऑफ एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज वेयर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। तो 22 का सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे एटम का, उसके अंदर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो 22 का 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। The algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistor and cells in the loop is। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये कुछ और नहीं है, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ है, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक लूप के अंदर
हर एक सर्किट एलिमेंट जो भी है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे और फिर अगर ऐड करेंगे पूरे लूप के अंदर, क्लोज लूप के अंदर, तो उसका सम क्या आता है, 0 आता है। तो एक केवीएल है, तो क्या हो जाएगा 23 का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? 23 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद, चलो R इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, रो एल बाई ए, है ना। तो यहां से आपको पता चल जाएगा रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब लेंथ को बढ़ाओगे। तो इंक्रीज इन लेंथ, सही बात है। और कब बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बढ़ता है, सही बात है। और एरिया बढ़ाओगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और एरिया अगर घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी सही है। मतलब यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए देखते हैं 25। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्या होता है, कोप्लेनर, है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। दो लॉ था, एक स्नेल्स लॉ और एक ए, ठीक है। तो कोप्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप सबको पहले से पता होगा ये। 26 नंबर देखते हैं बच्चों। हाँ, इन फोटो इलेक्ट्रिक emission process from a metal of work function 2.4 electron volt, the kinetic energy of most energetic electrons is 1.5 electron volt. The corresponding stopping potential is, stopping potential find out करना है। क्या क्या गिवन है, तो सवाल में गिवन है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो ई वी नॉट होता है, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वी नॉट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन ई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, तो आ जाएगा 1.5 वोल्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। A square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. If the force on one arm of the loop is 3F, the net force on the remaining 3 arms of the loop is, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है F, वो हो जाता है IDL क्रॉस B, ठीक है। फॉर क्लोज लूप, क्लोज लूप के केस में DL वेक्टर क्या हो जाता है बच्चे, 0, है ना। तो क्लोज लूप के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो पूरे लूप के अंदर फोर्स 0 होने वाला है। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि एक आर्म जो है पूरे लूप के अंदर, स्क्वायर लूप है, उसके एक आर्म पे फोर्स 3F है। कितना है, 3F, है ना। और रिमेनिंग आर्म पे हमसे फोर्स पूछ रहा है। तो मान लेते हैं रिमेनिंग आर्म पे जो फोर्स है वो F डैश है। तो 3F प्लस F डैश, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 कर दिया हमने। तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा -3F, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे 27 का ऑप्शन नंबर 4 माइनस ऑफ 3F। 27 ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। Two light waves interfere constructively at a point by, the total phase difference between the two waves at by may be, ध्यान दीजिएगा, for constructive interference
है ना, हमने पढ़ा है कि जो फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई वो होता है 2n पाई, वेयर n इक्वल टू होता है 0 1 2 3 सो ऑन, है ना। मतलब फाई क्या हो जाए, फाई 0 होगा तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फाई 2 पाई होगा फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, तब भी 4 पाई होगा तब भी कंस्ट्रक्टिव, 6 पाई होगा तब भी कंस्ट्रक्टिव, सो ऑन। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो 4 पाई भी अवेलेबल है, 6 पाई भी अवेलेबल है, 0 भी अवेलेबल है ना। तो इन सब पे जो फेज डिफरेंस है 0 4 पाई 6 पाई सब के अंदर किस तरह का इंटरफेरेंस होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव। तो आंसर हो जाएगा क्या बच्चे, ऑल ऑफ दीज। तो 28 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगले सवाल के तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड बाय, अगर ये 3-4 इक्वेशन है आपको याद होना चाहिए, वैसे ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। ये फॉर्मूला है, बता देता हूं कैसे आया। अगर मैग्नेटिक फील्ड बी हम लोग लिखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, अब प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, दोनों का वेक्टर सम होता है, B इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो म्यू नॉट इंटू एच के बराबर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन हो जाता है म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, ये हो गया बी। तो यहां से आ जाएगा बच्चे म्यू नॉट एच प्लस आई, इधर आ गया बी, है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एच प्लस आई, म्यू नॉट को इधर कर दो तो बी अपॉन म्यू नॉट, हमसे शायद मैग्नेटाइजिंग फील्ड पूछा है तो बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई आ जाएगा, एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। यही है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ट्रूथ टेबल फॉर द लॉजिक गेट whose symbol shown is, यहाँ पे अगर लॉजिक गेट देखेंगे तो कौन सा गेट है बच्चे, एंड गेट है। कौन सा गेट है, एंड गेट, सिंबल है एंड गेट का। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। अब देख लो कौन सा ट्रूथ टेबल है जो ए इंटू बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक ही टाइम 1 होगा जब दोनों 1 होगा, बाकी सब में 0 होगा। तो 0 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है। तो बाई इक्वल टू यही है ए इंटू बी, ठीक है। तो 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, 30 का ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ टेलीस्कोप आर 160 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव एफ नॉट 160 सेंटीमीटर और आई पीस एफ ई का कितना है 5 सेंटीमीटर। What is the length of telescope for normal adjustment? तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो लेंथ होता है टेलीस्कोप का वो हो जाता है एफ नॉट प्लस एफ ई। ये तो बहुत आसान है बच्चे। तो 160 प्लस 5 165 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, तो 31 का 1। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मास नंबर 8 and 27 इज। अब आपको पता होना चाहिए आर जो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल होता है ए के पावर 1/3 के। तो हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 का पावर 1/3। अब A1 कितना है, एक तो है 8 और दूसरा है 27 का पावर 1/3, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3। तो R1/R2 क्या आ जाएगा 2/3। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तो 32 ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। A parallel beam of light of wavelength 5000
एंगस्ट्रॉम गेट्स डिफ्रैक्टेड बाय अ सिंगल स्लिट विड्थ ऑफ 0.4 mm, है ना। तो ए दे रखा है, सिंगल स्लिट का जो विड्थ है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा 0.4 mm। और वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है बच्चे 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट मिनिमा का जो एंगुलर पोजीशन होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न में वो लैम्डा बाई ए पे होता है, थीटा साइन थीटा, साइन थीटा स्मॉल थीटा के लिए थीटा भी बोलते हैं, और किसके बराबर होता है, लैम्डा बाई ए के। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, और फॉर अ स्मॉल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए। लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, और 0.4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻4, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1.25 × 10⁻3 रेडियन। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो 33 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे बच्चों हम लोग। If EA and EE represents electric field at a point on the axial and equatorial lines of a dipole, if points are at a distance r from the center of dipole for r much greater than L. Electric field at axial point in case of dipole होता है 2 kp/r³, ये आपको पता होना चाहिए। और इक्वेटोरियल पॉइंट जिसको ई बोला गया है ना, यहाँ पे होता है kp/r³, है ना। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो ई एक्सियल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। क्लियर है। तो सही ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर 2 है। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। फॉर अ सीरीज LCR सर्किट विद L इक्वल टू 4 मिली हेनरी, C इक्वल टू 6.4 माइक्रोफैराड एंड R इक्वल टू 5 ओम, व्हाट इज द Q वैल्यू। क्वालिटी फैक्टर हमसे पूछ रहा है इस सवाल के अंदर। क्वालिटी फैक्टर होता है 1/r √L/c, है ना। फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का। तो 1/r, r कितना है बच्चे 1/5 हो जाएगा, √L, L कितना है 4 × 10⁻³ और c कितना है 6.4 × 10⁻⁻6। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो 1/5 √, ठीक है, इसको 64 कर देता हूं तो ये -5 हो जाएगा, ऊपर 5 चला जाएगा, तो 4/64 × 10⁻² आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 और इफ 16 टाइम्स तो 1/4 बाहर आएगा और इंटू यहाँ से 10 बाहर आएगा। 10 5 6 10 बाहर आएगा। क्लियर है। 1/16 आएगा, 10⁻² आएगा, 10⁻⁻6 ऊपर गया, इसको हमने 64 किया तो 7 10⁻4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 10⁻4 आएगा तो इधर आएगा 100/20 आ जाएगा 5। क्लियर है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे 35 का ऑप्शन नंबर 2। कितना, ऑप्शन नंबर 2 5। क्लियर है। तो 35 का 2 है। क्लियर है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। Assertion:
इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस, सही बात है, नहीं डिपेंड करता है, सही है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द गैस, सही बात है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? वॉल्यूम पे इसलिए डिपेंड नहीं करता है क्योंकि हम लोग गैसेस मॉलिक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर नहीं करते हैं। हम लोग मानते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स नहीं है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37। 37 द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा। तो प्योर इंडक्टर के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में, है ना, क्या होता है? वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 होता है। ठीक है, तो जब आप एवरेज पावर लिखेंगे तो लिखेंगे Vrms Irms cos phi, है ना। तो Vrms Irms cos phi के जगह पे आएगा π/2, है ना। हमें पता है कि प्योर इंडक्टर के अंदर वोल्टेज एंड करंट के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल लीड करता है करंट से, है ना। तो π/2 का, तो cos π/2 क्या हो जाएगा बच्चे? 0। तो क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 4, है ना, 0। 37 का 4। आगे देखते हैं 38। The magnetic flux linked with the coil varies with time as phi equal to 2t square plus 3t plus 12. The magnitude of induced EMF at t equal to 1 second. तो EMF हो जाएगा d phi upon dt, और d phi upon dt लिखेंगे तो वो हो जाएगा 4t plus 3, है ना। और आपसे EMF पूछ रहा है at t equal to 1 second, तो 4 into 1 plus 3 कितना आ जाएगा? 7 वोल्ट। सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 38 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। गलत बात है, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है। मोमेंटम किसी तरह के कोलिजन में कंजर्व होता है, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कोलिजन। तो यहाँ पे ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड गलत हो गया, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक, नहीं, तो ये भी गलत है। इलास्टिक में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं, तो बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। सही है? गलत है। क्लियर है? तो 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m। हम लोग जानते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हो जाता है? 2/5 mr²। आपको पता होना चाहिए। तो 2/5 mr² कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3। 40 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। बहुत आसान पेपर था। द पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज 64 टाइम्स। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट 64 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ अर्थ दे रखा है। दैट ऑफ अर्थ, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट ऑर्बिट टू द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। तो केपलर्स लॉ हम लोग जानते हैं, है ना। फ्रॉम केपलर्स लॉ t² प्रोपोर्शनल होता है r³ के, है ना। तो t प्लैनेट अपॉन t अर्थ इज इक्वल टू r प्लैनेट अपॉन r अर्थ का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो t प्लैनेट अपॉन t अर्थ 64 हो जाएगा। तो 64 का पावर 2, r प्लैनेट अपॉन r अर्थ, यही हमसे पूछ रहा है।
तो आर प्लैनेट अपॉन आर अर्थ हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आइए तो 64 का पावर 2 अपॉन 3। ठीक है, तो पहले क्यूब रूट कर लेते हैं। तो क्यूब रूट करेंगे तो 64 का हो जाएगा 4 और फिर स्क्वायर कर देते हैं तो 16 आएगा। तो आर प्लैनेट अपॉन आर अर्थ का रेशियो कितना हो जाएगा 16। तो हमसे क्या पूछ रहा था, द रेशियो ऑफ प्लैनेट टू द रेडियस ऑफ अर्थ। सही बात है, यही चीज पूछ रहा था। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। A body of mass 80 kg is resting in a lift which accelerate upward with acceleration 5 meter per second square. The apparent weight is, है ना, क्या क्या दे रखा है इस सवाल के अंदर। एक तो मास दे रखा है 80 kg, ठीक है, और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है कितना से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो एपेरेंट वेट जो होता है वो नॉर्मल के बराबर हो जाता है बच्चे। अगर मैं एपेरेंट वेट का बात करूं, ठीक है, तो किसके बराबर होता है, नॉर्मल के, और वो क्या हो जाता है एम जी प्लस ए। एम कितना है 80, जी कितना है 10, और ऊपर जा रहा है तो प्लस में लिखते हैं इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया 80 इंटू 15, ये हो गया 1200 न्यूटन। ठीक है, कितना हो गया 1200 न्यूटन। ठीक है, ओके। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, 3 rods made of the same material and having the same cross sectional have been joined as shown in figure. Each rod is of the same length. The left and right ends are kept at 0 degree Celsius and 120 degree Celsius respectively. The temperature of the junction of the 3 rods will be. ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 rods हैं, तीनों आइडेंटिकल है। अगर पढ़ेंगे तो आइडेंटिकल है मतलब KAL, तीनों में सेम है। आप पूरा सवाल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज दिखेगा, मिलेगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जंक्शन पे जितना भी करंट है सबका सम 0 करना है ना। किरचॉफ्स लॉ, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अबे I क्या है वो समझा देता हूँ। I है थर्मल करंट dQ अपॉन dt, जिसको हम लोग लिखते हैं KAL और TH माइनस TL, है ना, यही लिखेंगे। क्लियर है, हमें एक ही तरीके से लिखना है, एक बात ध्यान में रखना, जिधर से भी लिखें। तो अगर मैं I1 लिखूं, इसमें करंट लिखूं, तो मैं लिखूंगा KA/L, है ना, 0, यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं बच्चे T, तो 0 माइनस T। ठीक है, इधर से करंट जा रहा है, प्लस दूसरा लिखेंगे तो KA/L, है ना, वापस इधर से लेंगे बच्चे, एक ही तरीके से लिखेंगे तो 120 माइनस T प्लस KA/L अगेन 120 माइनस T, और इसका सम क्या हो जाएगा 0। तो KA/L कॉमन है, कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस T प्लस 120 माइनस T यहाँ, अब प्लस 120 माइनस T यहाँ इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3T इक्वल टू आएगा 240, T इक्वल टू आ जाएगा 240 अपॉन 3, है ना, कितना आंसर आ जाएगा 80। तो सही आंसर हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, 43 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। तो चलिए देखते हैं। An object of mass 3 kg moving with a velocity 8 meter per second collides with another object of mass 2 kg moving in the same direction with the velocity 3 meter per second. If the collision is perfectly inelastic, what is the loss of kinetic energy due to impact? Loss of kinetic energy perfectly inelastic collision के केस में डेल्टा के लॉस हो जाता है बच्चे हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। रिड्यूस्ड मास होता है तो हाफ
m1 इंटू m2 तो हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 प्लस 2, 8 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ हो गया 6/5, इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो कट गया, ये आ जाएगा 6 इंटू 5 30/2, 15 जूल। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज U नॉट, है ना। पोटेंशियल एनर्जी U नॉट है, क्या है? U नॉट है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, ओके, Q स्क्वायर अपॉन 2C। इफ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K/2 इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, है ना, तो नया पोटेंशियल एनर्जी जो है वो न्यू, है ना, प्लेट, देन द न्यू पोटेंशियल एनर्जी विल बी, अज्यूम बैटरी रिमेन्स डिसकनेक्टेड। तो बैटरी जब डिसकनेक्टेड होता है तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कांस्टेंट रहता है, बैटरी जब कनेक्टेड रहता है तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है? हमें यहाँ पे कंसीडर करना है कि बैटरी के ऊपर चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगेन मैं मान रहा हूं कि चार्ज वही रहा होगा Q स्क्वायर अपॉन 2। अब C जो है बच्चे, अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दोगे तो C चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? अगेन K/2C। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K/2C। क्लियर है? और लिख सकते हैं 2/K Q स्क्वायर अपॉन 2C, है ना। Q स्क्वायर अपॉन 2C क्या है? U नॉट। तो 2/K और इंटू U नॉट, है ना। तो आपको साफ दिख गया होगा जो नया पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है वो है 2U नॉट अपॉन K। तो 45 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। तो चलिए देखते हैं। हाँ, टू रेजिस्टेंसेस R and 4R are connected in parallel in an electric circuit. The thermal energy developed in equal interval of time in R and 4R in the ratio. ध्यान से दीजिए, देखिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है और दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। और हमसे पूछ रहा है कितना थर्मल एनर्जी डेवलप हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। टाइम सेम रखा है, मतलब पावर पूछ रहा है। तो पावर हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है? V²/R। टाइम इंटरवल सेम है तो एनर्जी लिखोगे तो पावर इंटू टाइम, तो पावर का जो रेशियो होगा वही एनर्जी का रेशियो होगा। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो P1 अपॉन P2, है ना, और इसको H1 अपॉन H2 भी बोल सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? R2 अपॉन R1। तो R2 कितना है? 4R अपॉन R, 4:1 आ रहा है। सही ऑप्शन बन रहा है 46 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, है ना। ये फॉर्मूला है, आपने सेंसिटिविटी का पढ़ा होगा। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, BAN अपॉन K इंटू R, है ना। क्या हो जाता है? BAN अपॉन K इंटू R। वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। करंट सेंसिटिविटी होता है BAN अपॉन K और इंटू R। क्लियर है? तो 47 का सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48। A ray of light strikes a transparent rectangular slab of refractive index √3. ठीक, at an angle of incidence of 60 degree, the angle between reflected and refracted, मान लो ऐसे लाइट आई, ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ। तो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है? 60। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ होगा वो तो 60 बना रहा होगा इधर। ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है,
तो हमसे ए वाला एंगल पूछ रहा है बच्चे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। तो ये वाला पता तभी चलेगा जब ये आर पता चल जाए। तो लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। तो साइन आई है 60, साइन आर म्यू कितना है √3। तो साइन आर इक्वल टू 1/2, आर इक्वल टू 30 डिग्री। आर इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है बच्चे और इधर 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री आएगा, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 48 का कितना 90 डिग्री। हमसे रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल पूछ रहा था। तो इधर ये 60 हो गया, इधर 30 हो गया, तो 90 तो इधर ही हो गया। ये टोटल कितना है 180, तो 90 बचा। वैसे भी आप देखेंगे tan आई करेंगे, tan आई इक्वल टू अगर म्यू हो जाता है ना, आई इक्वल टू tan इनवर्स अगर म्यू हो जाता है तो ब्रिस्टर एंगल कहलाता है। और इस केस में रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से ही आप चेक करते तो आ जाता। tan आई लिखेंगे tan 60 तो कितना आएगा, tan 60 लिखोगे तो क्या आएगा √3, और √3 किसके बराबर है जी, म्यू के बराबर है ना। तो वैसे भी आप देख सकते थे डायरेक्टली। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या देखेंगे 49, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, एन अनपोलराइज्ड beam of light of intensity I0 falls on a polaroid. The intensity of the emergent beam is, आपको पता है कि पहला बार अनपोलराइज लाइट किसी भी पोलराइड से पास करेगा तो उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा I0/2। तो 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे, लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, बहुत आसान पेपर था, ये भी सवाल आसान है। Calculate the heat emitted by a bulb of 50 watt in 2 minutes. Heat इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम, है ना। पावर बल्ब का कितना है 50 वॉट, टाइम 2 मिनट है, सेकेंड में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000, कितना हो जाएगा 6000 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।